लास्ट ईयर 12th बोर्ड के 4 महीने पहले एक 12th क्लास का स्टूडेंट मेरे पास आया। वो काफ़ी डरा हुआ था। बोला मैम 4 महीने बाद मेरे एग्ज़ाम्स हैं पर मेरी कोई भी प्रिपरेशन नहीं है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से पढूँ, कैसे पढूँ, कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, किसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं डेफ़िनेटली इस साल तो फेल हो जाऊँगा। फिर मैंने उससे कहा कि पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं एक स्ट्रैटेजी प्लान दे रही हूँ, बस आप उसको कंसिस्टेंसी और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ फॉलो करिएगा। आप डेफिनेटली 12th बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और आप यकीन मानिए उस स्टूडेंट ने इस साल 12th बोर्ड में 94% स्कोर किए। तो अगर आप भी 12th बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आज मैं वही स्ट्रैटेजी प्लान आपके लिए लेके आई हूँ। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और ज़रूर फॉलो कीजिए। आपके भी 12th बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो क्या स्ट्रेटेजी प्लान है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री इन तीनों सब्जेक्ट को मिला के जो है हमारे पास कितने चैप्टर्स हो रहे हैं? टोटल चैप्टर्स हो रहे हैं 44 चैप्टर्स हो रहे हैं। ठीक है, 13 चैप्टर्स हैं हमारे मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में हमारे 15 चैप्टर्स हैं और केमिस्ट्री में हमारे पास 16 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो टोटल 44 चैप्टर्स हैं जो हमारे पास 12th बोर्ड में है। प्लस उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शनल सब्जेक्ट और एक इंग्लिश, 2 सब्जेक्ट और होते हैं। ठीक है, अब हमको इसको कैसे कंप्लीट करना है, क्या क्या वेटेज है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पे फोकस करेंगे कि इनका चैप्टर वाइज मार्किंग क्या है, क्या वेटेज है। तो सॉल्यूशंस की बात करें तो इसका 7 मार्क्स का आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स की आती है, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स की आती है, DNF ब्लॉक एलिमेंट 7 मार्क्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7 मार्क्स, हेलो एल्किन एंड हेलो एरीन 6 मार्क्स, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर 6 मार्क्स, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 8 मार्क्स, अमीन 6 मार्क्स और बायोमोलिक्यूल 7 मार्क्स। तो सबसे पहले जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का। सिलेबस के बाद आपको हर एक चैप्टर का वेटेज पता होना चाहिए, क्योंकि जब हमें वेटेज पता होता है उसी हिसाब से हम स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें सिलेबस ही नहीं पता है, हमें पता ही नहीं कि क्या चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स में क्या टॉपिक है, तो हम डेफिनेटली अपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, सही डायरेक्शन में नहीं लेके जा पाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे मैथमेटिक्स का मैंने बता दिया, रिलेशन एंड फंक्शन जो है 8 मार्क्स का है, अलजेब्रा 10 मार्क्स का है, कैलकुलस जो है वो 35 मार्क्स का है, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री 14 मार्क्स का है, लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स का है, प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स का है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है मैथमेटिक्स के वेटेज दिए हुए हैं चैप्टर वाइज। उसके बाद फिजिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी 16 मार्क्स का आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC प्लस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म जो आता है वो 17 मार्क्स का आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्लस ऑप्टिक्स 18 मार्क्स का आता है, एटम्स, न्यूक्लियाई प्लस ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन 12 मार्क्स का आता है, और सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल, डिवाइस एंड सिंपल सर्किट 7 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिट वाइज जो है यहाँ पर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। फिजिक्स में तो मैंने आपको मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो है यूनिट वाइज मार्क्स बता दिए हैं कि ऐसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इसके हिसाब से हमें अपना स्ट्रैटेजी प्लान करना होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हमें सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं पता होगा और सिलेबस के बाद हमें चैप्टर्स अपने क्लियर नहीं होंगे, कौन सा टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है वो हमें पता नहीं होंगे, तो हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे स्टार्ट। क्योंकि अगर हम प्रिपरेशन कर भी देंगे तो वो राइट डायरेक्शन में नहीं जाएगी। तो हमें पहले सिलेबस पता होना चाहिए, सारे चैप्टर जो है आपको लिस्ट आउट होने चाहिए, उसके बाद टॉपिक आपको पता होना चाहिए, फिर उसके बाद आप ये देख लें कि कौन सा जो है हाई वेटेज चैप्टर्स है, हाई वेटेज टॉपिक है। जैसे फिजिक्स में अपन ने यहाँ पे बात की, तो फिजिक्स में जो है सबसे ज्यादा जो मार्क्स है वो आपके आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्लस ऑप्टिक्स से। ठीक है, फिर मैथमेटिक्स की बात करें तो कैलकुलस जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप हाई वेटेज टॉपिक जो है आइडेंटिफाई कर लीजिए। उसके बाद आप जब देखेंगे, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि कौन से टॉपिक्स आपके लिए डिफिकल्ट हैं। तो डिफिकल्ट टॉपिक्स भी आपको आइडेंटिफाई करने हैं। इस तरह से आप अगर डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ेंगे तो आप आराम से 4 महीने में पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे। आपको रिवीजन के लिए भी टाइम मिलेगा और मॉक टेस्ट के लिए भी टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो हाई वेटेज, फिर उसके बाद आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स जो है
समझ लेना चाहिए कौन कौन से हैं, ठीक है। उसको उस हिसाब से आपको टाइम एलोकेट करना है, ठीक। अब जैसे हम यहाँ पे बात करें तो आपके पास अगर 4 महीने, तो जैसे अब हम यहाँ पे बात करें तो आपके पास 4 महीने मतलब 16 वीक्स हैं, तो आप उसको इस तरह से कुछ फेज में डिवाइड कर सकते हैं। वो कैसे कि 1 to 6 जो वीक है आप कोर कॉन्सेप्ट और थ्योरी के लिए दे सकते हैं। यहाँ पर आपको बेसिक्स जो है, आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो है बहुत अच्छे से क्लियर करना है, समझना है, ठीक है। जिस टाइम पे आप पढ़ रहे हैं तो आपको अपने टॉपिक का बहुत अच्छे से समझना है कि कौन सा टॉपिक क्या कह रहा है, क्या डेफिनेशन कह रही है, क्या हमारी एसआई यूनिट्स है, क्या रिएक्शन है, क्या फॉर्मुलेज है। ये सारी चीजें हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और हमें पढ़ना कहाँ से है? मेनली हमको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है और समझनी है। अगर हम एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे से समझ लेंगे, तो हम 12th में डेफिनेटली 95% के ऊपर स्कोर कर सकते हैं। तो आपको एनसीईआरटी पहले तो सबसे पहले बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेने हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली टाइम टेबल जो है आपको अपने हिसाब से जो है बनाना है, क्योंकि हो सकता है कि किसी को मैथमेटिक्स में ज्यादा डिफिकल्टी आती हो, किसी को फिजिक्स में ज्यादा आती हो, किसी को केमिस्ट्री में आती हो, पर आपको हर एक सब्जेक्ट को रोज पर्टिकुलर टाइम असाइन करना है, उस टाइम टेबल को फॉलो करना है और आपको अपना सिलेबस जो है वो टाइमली कंप्लीट करना है, ठीक है। क्योंकि जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री किसी किसी को ज्यादा टफ लगता है, तो हो सकता है कि आपको उसको 2 घंटे देना पड़े। मैथमेटिक्स को आपको प्रैक्टिस ज्यादा लगती है तो आप 2.5 आवर दे दें, ठीक है। तो ये आप समझ के करिए कि मुझे किस चीज में ज्यादा डिफिकल्टी होती है, मुझे किस सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम चाहिए, किस में मैं इजीली कर सकती हूँ। ये जो चीजें हैं वो आप अपने हिसाब से समझकर टाइम अलोकेट कीजिए। पर हर एक सब्जेक्ट को आपको रोज टाइम देना है, रोज पढ़ना है और इस हिसाब से पढ़िए कि पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद थ्योरी जो है उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है नोट डाउन कर लीजिए, फॉर्मुलेस नोट डाउन कर लीजिए और फिर उसके बाद आप क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रैक्टिस पे आइए। क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, मैथमेटिक्स में भी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैथ्स की बात करें, फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, हर जगह हमें न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं। तो आपको फिर क्या करना है? सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी आप सीखेंगे कि आपको समझ आएगा कि इतने टाइम में मुझे इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जब आप टाइम बाउंड करके प्रैक्टिस करेंगे तो आप डेफिनेटली उस टाइम में एक टाइम के बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम पेपर अटेम्प्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। जब हम टाइम बाउंड करके प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है और हम टाइम मैनेजमेंट स्किल भी सीख जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें आप, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने से क्या होता है, हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ती है। हम समझ जाते हैं कि कहाँ हम क्या मिस्टेक करते हैं और उस मिस्टेक को हम नेक्स्ट टाइम एनालाइज करके सुधार लेते हैं। पर अगर हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम ना मिस्टेक करेंगे और मिस्टेक हमें पता ही नहीं होगी तो हम सुधारेंगे क्या। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप प्रॉपरली बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके फिर प्रैक्टिस कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके पास मोर देन सफिशिएंट टाइम रह जाएगा रिवीजन के लिए और मॉक टेस्ट देने के लिए। और आप जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे, जितना ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे, उतना ज्यादा आप अपने एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंट रहेंगे। क्योंकि सिर्फ पढ़ने से हम कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। जब हम रिवीजन करते हैं, रिवीजन भी रिकॉल करके करते हैं, ना कि पन्ने पलट के। तो जब हम रिवीजन करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं, तभी हमें समझ आता है कि कौन से हमारे एग्जैक्टली वीक एरियाज हैं और कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग एरिया है, किस पे हमें ज्यादा वर्क करने की जरूरत है और किस पे हम कम वर्क करेंगे तो भी हम अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। ये सारी चीजें रिवीजन और मॉक टेस्ट से ही आएंगी। अच्छा, उसके बाद जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ते टाइम आपको नोट जरूर प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि आप नोट्स प्रिपेयर नहीं करेंगे तो रिवीजन टाइम पे भी आप बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि रिवीजन में कम टाइम में कर लूं तो आपको नोट जरूर प्रिपेयर करने हैं, जिससे क्या होगा कि कम टाइम में आप सब कुछ फटाफट रिवाइज कर लेंगे। तो आप तो एक जो है यहाँ पे आप नोट्स जो प्रिपेयर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए, फॉर्मुलेज लिख लिए, फॉर्मुला शीट बना लिया, डायग्राम के थ्रू लिख लिया और एक एग्जाम्पल में लेके आए यहाँ पे माइंड मैप का। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो फिजिक्स का एक चैप्टर है, तो उसका माइंड मैप आप ऐसे बना सकते हैं। तो इससे देख सकते हैं आप कि कितने जल्दी हर चीज जो है आपका पूरा चैप्टर एक पेज पे है लिखा हुआ,
इससे आप हर चीज जो है एक ग्लांस में देखकर रिवाइज कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे फॉर्मूले में मिल जाएंगे, किरचॉफ लॉ क्या है, बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, ये सब कुछ जो है एक जगह पे आपको मिल जाता है। पढ़ते टाइम जब आप नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो रिवीजन टाइम पर ये नोट्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो आप डेफिनेटली जो नोट्स है ना, शॉर्ट नोट्स जरूर प्रिपेयर कीजिएगा प्लीज। और नोट्स जो है आपके फॉर्मुलेज वगैरह जो है आप एक साइड पे लिख लीजिए, रिएक्शंस जो है, रिएक्शन मीन जो है एक जगह पे लिख लीजिए, और हो सके तो अपने स्टडी टेबल के आसपास जो है मेन पॉइंट्स के जो भी नोट्स हैं आपने जो बनाए हुए हैं, चार्ट पेपर वगैरह बनाकर आप स्टिक कर दीजिए, जिससे कि आप है ना हमेशा देख के उसको रिवाइज करते रहे, तो हर चीज जो आपके माइंड में है ना एग्जाम टाइम तक बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। तो ये जरूर आप फॉलो कीजिएगा। उसके बाद अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको प्रॉब्लम्स बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज्यादा आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करने से हमारी स्पीड भी बढ़ती है, हम टाइम मैनेजमेंट स्किल भी सीखते हैं, और एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेट रिजल्ट आने लगते हैं। हमको समझ में आने लगता है हमारी मिस्टेक्स क्या है, उसको हम एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के बाद जब हम उसको फिर से प्रैक्टिस करते हैं तो हम वो मिस्टेक नहीं करते हैं। पर अगर हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, हमें पता ही नहीं है मिस्टेक क्या हो रही है, तो डेफिनेटली एग्जाम टाइम पे आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। आप कंफ्यूज मोड में ही बैठे रहेंगे कि यार ये फॉर्मूला लगना है, ये लगना है, ये कैलकुलेशन ऐसा होना है, वैसा होना है, ये सभी सोचते रहेंगे और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपकी स्पीड भी मेंटेन नहीं होगी, और आंसर आएगा कि नहीं आएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं। और हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो डेफिनेटली हमें ए बी सी डी ऑप्शन में से चूज करना है, तो हमारे पास एक्यूरेट आंसर आना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सैंपल पेपर ज्यादा से ज्यादा आपको सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं, रेगुलर रिविजन करना है, आप बार बार रिविजन कीजिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए। जब आप नोट्स प्रिपेयर करते हैं समझ कर जब आप लिखते हैं खुद से, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक पे और अच्छी हो जाती है, आपको वो चीज और ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए याद रहती है। तो नोट्स प्रिपेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए। उसके बाद मॉक टेस्ट देना है बार बार। मॉक टेस्ट में कहाँ आपके स्कोर कम हो रहे हैं, कौन सा आपका वीक एरिया है, कौन सा वीक टॉपिक है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको पढ़ना है, समझना है। अगर कोई डाउट है तो टीचर से पूछना है, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए, पर मल्टीपल रिवीजन कीजिए। ठीक है, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, हमको कैसे उसको सुधारना है, ये सारी जो चीजें होती है रिवीजन और मॉक टेस्ट से ही होती है। तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप 12th बोर्ड में 95% के ऊपर ला सकते हैं। अब हम अगर रिसोर्सेज की बात कर ले तो आपको कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है। एनसीईआरटी के बाद फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पल आप रिफर कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, उसके लिए ओसवाल पब्लिकेशन या अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और इंग्लिश और ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात रही तो टीचर जब स्कूल में पढ़ाती है तो उनके साथ ही आप पढ़ के समझ लीजिए, और आके घर में थोड़ा टाइम निकाल के उसको भी पैरेलली रिवीजन कीजिए। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, आप आराम से उसको कम टाइम में कवर कर सकते हैं। मेन जो आपका है पीसीएम पे फोकस करना है आपको, और पीसीएम ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। एक बार आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको एनसीईआरटी पूरी समझ आ जाएगी, तो आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आपको सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके बाद आपको रिवीजन करना है टाइम टू टाइम, और मॉक टेस्ट देने हैं, प्रैक्टिस करनी है, सैम्पल पेपर्स लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। आप अगर ये स्ट्रेटेजीज प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप 12th बोर्ड में 95% के ऊपर स्कोर कर सकते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।